वत्सल संस्कृत संस्थान संस्कृतं ददाति सर्वसुखम्। नमस्कार, आप सभी संस्कृत प्रतिभागियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारी विषय वस्तु है वो है संधि कार्य। हम संधि कार्य को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि ना केवल संस्कृत की संधि बल्कि संस्कृत की संधि में तो आप महारत और श्रेष्ठता स्थापित करेंगे ही, साथ साथ में उस संस्कृत की संधि के साथ में आप हिंदी की संधि भी आराम से कर सकते हैं, निश्चित तौर पे कर सकते हैं। तो हम उसी संधि को कुछ इस तरीके से ही पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि संधि कहते किसे हैं, क्या है संधि और संधि को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे है। तो आओ देखते हैं एक बार संधि क्या है। संधि जो है वो अपने देखो, इस संधि शब्द का अर्थ है जोड़ना। यदि हम सामान्य भाषा में देखें तो क्या होता है, जोड़ना या फिर मेल, ये इसका एक सामान्य अर्थ है। समझ रहे? ये जो संधि शब्द है ये सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से मिलकर के बना है। सम तो क्या है, उपसर्ग, ठीक है। धा क्या है, धातु, और की क्या है, प्रत्यय। इससे मिलकर के आपका क्या बना है, संधि। देखो नाम से हमें ऐसा लग रहा है ना कि संधि स्त्री शब्द है, स्त्रीलिंगी शब्द है। नहीं, संधि में की प्रत्यय हुआ है। जहां पर भी की प्रत्यय होता है, की प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। तो जब भी आपको यह पूछ लिया जाए कि संधि कैसा पद है, तो संधि क्या है, पुल्लिंग। समझ रहे हैं? संधि कैसा पद है, पुल्लिंग है। तो संधि के बारे में सामान्य संधि का सामान्य अर्थ क्या है, जोड़ना या मेल करना। दूसरा संधि की अपन जो परिभाषा करते हैं तो सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। अब ये कैसा जोड़ना है, किसको जोड़ेंगे है? जोड़ना तो सबका होता है, शब्दों को भी जोड़ते हैं, वर्णों को भी जोड़ते हैं, वाक्यों को भी जोड़ते हैं। तो हम क्या अर्थ लगाएं, ये किसका जोड़ है? तो आओ देखते हैं। संधि जो है, संधि के बारे में कहा गया है वर्णानाम मेलनाम संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कितनी अच्छी बात कही है। किसको कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब वर्णों का मेल कैसा होगा है? वर्णों का मेल सार्थक होना चाहिए। हर कहीं पे मेल नहीं होगा, जहां जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो वहीं पर ही मेल होगा। समझ रहे हैं? इसलिए सार्थक हमें लिख सकते हैं वर्णों दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे देखो, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। समझ रहे हैं? अब ये जो विद्याधन अर्थी है, इसको देख करके देखिए आप, यहां दो अलग अलग पद दिखाई दे रहे हैं, शब्द ना। तो क्या शब्द को जोड़े? नहीं, हमें यहां शब्द को नहीं जोड़ना है, हमें यहां वर्णों के मध्य में संधि कार्य करानी होती है। ठीक है। अब वो कह रहा है कैसे वर्णों का मेल, हमें यह कैसे पता चले कौन से वर्णों का मेल करना है, कहां करोगे, संधि होगी कहां पे है? तो उसके लिए वो कहता है परः सन्निकर्षः संहिता।
परः सन्निकर्षः संहिता, ये हमने संज्ञा में भी जाना था। संज्ञा जब हम पढ़ रहे थे वहां संहिता संज्ञा थी, और मैंने आपको स्पष्ट अच्छे तरीके से समझाते हुए कहा था ये संहिता ही क्या है, संधि है। संहिता संधि का ही पर्याय है। अब वो कह रहा है परः सन्निकर्ष संहिता, जहां वर्णों की अतिशय अत्यंत निकटता होगी, जहां वर्णों की अत्यंत निकटता होगी, हमें संधि वहीं करनी है। अब देखो यहां पे अत्यंत निकटता कहां है, कैसे पता चलेगा? तो देखो ये अंतिम वर्ण आ है और ये प्रारंभिक वर्ण प्रथम वर्ण ए है। यहां सबसे निकट दो है आ, और इधर क्या है ए। अब इससे हमारी स्थिति स्पष्ट हो गई, ये ई ऐसे नहीं मिलेगा, ये आ इस ई से नहीं मिलेगा। उसने कह दिया परः, बाद में जो अत्यंत, परः यानी बाद में जो अत्यंत निकट है। समझ रहे हैं? जैसे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का क्या होगा, अंतिम वर्ण, और दूसरे पद का द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। संधि इन दोनों के मध्य में होती है। समझ गए? कहां ये वाला और ये है, आ और इस ए में ही क्या होगी, संधि होगी। इन दोनों में संधि होती है, दोनों के सामने पे क्या हो जाता है, आ हो जाता है। क्या निकल के आता है, आ। समझ रहे? ये एक संधि की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले संधि किन किन के बीच में होती है? संधि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि कहां होगी? तो वो कह रहा है परः सन्निकर्ष संहिता, जो अत्यंत निकटतम वर्ण है उन दोनों के मध्य में क्या होती है, संधि होती है। ठीक है, यहां प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे पद का जो पहला वर्ण है, उन दोनों के मध्य में ही क्या होगी, संधि होगी। समझ रहे हैं? आइए अब देखते हैं सबसे पहले तो कि संधि के कितने भेद हैं। भी संधि हमने ये जान ली कि संधि वर्णों के मेल को कहते हैं। आओ अब देखते हैं कि संधि के भेद कितने हैं। संधि के भेद बताओ, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है भाई? संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। परंतु उससे पहले हम कुछ और भी जान लेते हैं। देखो एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है हमारा सिद्धांत कौमुदी। ये जो सिद्धांत कौमुदी है, इस सिद्धांत कौमुदी में संधि के कितने भेद बताए हैं? 5 भेद बताए। कितने भेद बताए? 5 भेद। ठीक है, और वो 5 कौन कौन से हैं? पहला है आपका अच संधि, अच यानी स्वर संधि बोल देते हैं, अच स्वर संधि। ठीक है, दूसरी आपकी है हल संधि, हल यानी व्यंजन, क्यों व्यंजन ही होती ना, तो हल यानी व्यंजन संधि। तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग। विसर्ग के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्यों? हाँ, विसर्ग संधि। चौथी संधि उन्होंने बताई प्रकृतिवत भाव। प्रकृतिवत भाव सुना हुआ शब्द है कि नहीं है? सुना हुआ, जो जैसा है वो वैसा का वैसा ही रह जाए, वहीं के वहीं, वो होती है प्रकृतिवत भाव। और 5वीं उन्होंने बताई हमें स्वादि संधि। कौन सी संधि बताई? स्वादि संधि। ठीक है, उन्होंने ये हमें 5 संधियां बताई। इन 5 संधियों में जब हम तो 5वीं कौन सी है? स्वादि संधि। इस तरीके से हमें ये 5 संधियां किसने बताई? भट्टोजी दीक्षित ने संधि के 5 भेद बताए।
सिद्धांत कौमुदी में। अब देखिए हमारा जो सिलेबस है, हमारी जो विषय वस्तु है, उसमें संधि हमेशा लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही पूछी जाती है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में कुल कितने भेद बताए गए हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी में आपके संधि के कितने भेद बताए हैं? 3 भेद। अब देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो ये जो प्रकृतिवद भाव है ये स्वरों का होता है। किसका होता है? स्वरों का। तो प्रकृतिवद भाव को तो उन्होंने किसका भेद माना? स्वर का। प्रकृतिवद भाव स्वर संधि का भेद। और वहीं पे स्वादि में विसर्ग आदि कार्य होते हैं, मनावदन रथ। तो उन्होंने जो स्वादि संधि है उसे किसका भेद बताया? विसर्ग संधि का। स्वादि को विसर्ग संधि का भेद बताया। तो इस तरह फिर से हमें संधि के 3 भेद होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? अब यदि हमें पूछे कि संधि कौन सी है? अच, हल और विसर्ग। देखो मैं आपको जो अपनी संधि है वो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको फिर से कभी भी संधि से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी, निश्चित तौर पे नहीं आएगी। हर एक बात को हम एकदम अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी हर एक जिज्ञासा, हर एक शंका का समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पे आप आराम से पूर्णतः श्रद्धा पूर्वक, पूर्ण विश्वसनीयता के साथ में आप सुने और निश्चित तौर पे आपको इसका सार्थक फल मिलेगा। निश्चित तौर पे आप संधि से संबंधित कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए एकदम अच्छे से पढ़ें, है ना। और सुनने पे ज्यादा ध्यान दें। लिखा हुआ तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ बना करके आपको रख दे दूंगा। तो इसलिए आप जो है ज्यादा ध्यान अच्छे से सुने, उसको समझे और फिर उसका अभ्यास करें। अधिकांश अभ्यास मैं आपको साथ में दे रहा हूं, परंतु फिर भी और अधिक अभ्यास करें। जितना अधिक आप अभ्यास करोगे उतना ही आसानी से आप उसे समझोगे। समझ रहे मेरी बात? इसलिए आप और अच्छे से और अभ्यास करें। आओ आगे देखते हैं। तो हमें यह पूछा जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? अच, हल और विसर्ग। ठीक है, ये लिख ले क्या एक बार? तो संधि के 3 भेद कौन कौन से? अच संधि, और दूसरी संधि हमारी व्यंजन को बोलते हैं हल, और तीसरी आपकी होगी प्रकृतिवद, तीसरी होगी आपकी विसर्ग। ठीक है, इस तरीके से हम 3 संधियों को पढ़ेंगे। आओ सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि। कौन संधि होती है? स्वर संधि। ये जो स्वर संधि है, स्वर को कभी भी आपको संस्कृत में स्वर लिखा हुआ नहीं मिलता है, आपको क्या लिखा हुआ मिलता है? अच। ये हम प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं कि अच ही क्या है? स्वर है। अच ही क्या है? स्वर है। ठीक है, तो स्वर संधि को हम पढ़ेंगे। अब देखिए स्वर संधि होती क्या है? स्वर संधि होती क्या है? बताओ मुझे, स्वर संधि क्या होती है? किसे कहेंगे स्वर संधि? देखो संधि की परिभाषा करते हुए जब हमने ये लिखा था कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, यही तो कहा था।
अब वो वर्ण यदि स्वर हो, वो वर्ण यदि स्वर हो तो वो क्या कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। यानी दो स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल। अब मेल कैसा होगा? सार्थक होगा ना। तो ये बार बार में लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं, लिखने की तो आवश्यकता है ही नहीं, समझने की आवश्यकता है, इसलिए आप समझें। ठीक है, दो स्वर वर्णों के सार्थक मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? कोई इसमें किसी प्रकार की कोई शंका? हाँ, तो आओ आगे देखते हैं। अब देखिए इस स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद देखो, सामान्यतः हम जब स्वर संधि पढ़ते हैं तो हिंदी में हमें 5 संधियां मिलती हैं। कितनी संधियां मिलती है? 5। लेकिन संस्कृत में आप स्वर संधि में, अच संधि में कुल 8 संधियों को पढ़ते हैं। कितनी संधियों को पढ़ते हैं? 8। वो कौन कौन सी है? आओ एक बार देख लेते हैं। देखो, 1 यण संधि, ठीक है, 2 पे दीर्घ संधि, 3 पे गुण संधि, 4 पे, बताओ 4 पे कौन सी पढ़ते होंगे आप? हाँ, 4 पे आपकी वृद्धि और 5 पे अयादि। ये 5 तो आपको मिलती ही है, हिंदी में भी मिलती है ना। इनके अलावा जो हमारी संस्कृत में है अलग से है, क्योंकि हिंदी तो संस्कृत से निकली है? तो संस्कृत में कुछ तो ज्यादा ही मिलेगा। आओ देखते हैं। तो छठा है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, ठीक है। 7वीं पर रूप संधि, रूप में रूप बढ़ाता है इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। रूप पर रूप संधि और प्रकृतिवद भाव, प्रकृतिवद भाव। इस तरह से कुल कितनी संधियों को हम स्वर संधि में पढ़ेंगे? 8 संधियों को हम स्वर संधि में पढ़ेंगे। कौन कौन सी? यण, दीर्घ, गुण, वृद्धि और अयादि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृतिवद भाव। तो आओ सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी सबसे प्यारी यण संधि को। कौन संधि को पढ़ेंगे? यण संधि। इस यण संधि के बारे में आप जानते होंगे, खूब आपने पढ़ा है 6 कक्षा 6 7 में जब हमने संधि की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले हमें इसी से पढ़ाया जाता था, पढ़ाया जाता था ना। और संस्कृत में इको यणचि, यही है ना? हाँ, वो सूत्र, हाँ, इको यणचि। देखो सूत्रम किसका है? यण संधि का। क्या सूत्र है? यण संधि का सूत्र है इको यणचि। बहुत प्यारा सूत्र है। देखो पाणिनि महोदय ने जितने भी सूत्रों की रचना की, वो सूत्र अपने आप में गागर में सागर का काम करते हैं। यही कारण है कि सूत्र विधि को भी क्या कहते हैं? गागर में सागर कहते हैं कि नहीं कहते? वास्तव में एक छोटे से इस सूत्र में उन्होंने पूरे अर्थ को भर दिया। संपूर्ण अर्थ इस संधि का इस छोटे से सूत्र में। कैसे? आओ देखते हैं। देखो ये कह रहा है, इसको अलग अलग तोड़ते हैं। कह रहा है इकह, ठीक है, फिर यण और फिर है अचि। इससे मिलकर के क्या बना है आपका? इको यणचि। इक है, क्या है? इक है, यानी षष्ठी विभक्ति है। इक है, इक में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। तो क्या अर्थ होगा? इक के स्थान पर, का के की अर्थ में षष्ठी आती है ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा इक के स्थान पर। इक के स्थान पर क्या हो? यण हो।
इक के स्थान पर यण हो। कब? अची। अची में कौन सी विभक्ति? सप्तमी। सप्तमी में या पर यानी बाद में। समझ रहे? देखो इका में कौन सी विभक्ति? षष्ठी। षष्ठी का के की अर्थ में आती है ना, तो इक के स्थान पर क्या हो? यण हो। कहां हो? अची यानी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में पर अर्थ में आती है ना, तो अच बाद में रहने पर। अच बाद में रहने पर, अच परे रहते। देखो इस छोटे से सूत्र ने पूरा अर्थ बता दिया। इक के स्थान पर यण हो, अच परे रहते। अब इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है, इसको जानने के लिए हमें प्रत्याहार पढ़ने होते हैं। प्रत्याहार में हमने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? इक क्या है, यण क्या है? वर्णों का समूह है वो। ठीक है, आओ देखते हैं इक में कौन कौन से आएंगे। इक में ई, ठीक है, उ, री और ली, यही चार वर्ण है ना, ई उ री ली। वो कह रहा है इक के स्थान पर क्या हो? यण हो। क्या होगा? यण। तो ई के स्थान पर देखो यण में कौन कौन से वर्ण थे? य, व, र और ल। कहां से है ये? है वरट के। समझ रहे हैं ना? तो देखो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, ली के स्थान पर ल। कब? बाद में कोई स्वर हो। उसने अच लिखा ना, केवल ऐसे तो नहीं लिखा ना सवर्ण अच या सवर्ण, ऐसे तो कुछ नहीं लिखा ना, नहीं लिखा, केवल उसने अच लिखा है। यदि अच लिखा है इसका मतलब असमान स्वर है। कोई भी स्वर है असमान स्वर है। समझ रहे? कोई स्वर हो। ठीक है, देखो अब देखो ई के स्थान पर होगा य, उ के स्थान पर होगा व, री के स्थान पर होगा र, ली के स्थान पर ल। कब? कोई स्वर। कैसा स्वर? असमान। वो समान कहे तभी हमें समान मानना है, अन्यथा असमान ही है। तो अब देखो हमारी परिभाषा इसकी निश्चित निकल के आ गई। यण संधि कहती है कि ई के स्थान पर क्या हो? यह हो, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रह और ली के स्थान पर ल होगा। कब? यदि बाद में कोई भी स्वर होगा। समझ रहे? जैसे देखो प्रति धन एकम, प्रतिधन एकम। देखो ये दो पद है। सबसे पहले संधि हमें कहां करनी है? पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण, इन्हीं के मध्य होती है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? छोटी, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? ए। दोनों समान है कि असमान है? असमान है। ठीक है, अब इधर क्या है? ई, बाद में क्या है? ए है। अब हमें क्या करना है? देखो संधि के साथ पूरी हो रही कि नहीं हो रही? इधर ई है भाई, और बाद में कोई असमान स्वर है, तो यहां ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर यह। देखते हैं क्या बनता है। प्र आधा तय हो गया। क्यों भी आधा तय क्यों हो गया? क्योंकि ई है ना, अलग निकाला। तो अब ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह। आगे देखो क्या है? एकम। मिलाओ, देखिए क्या बनता है। मिलाएंगे तो प्र आधा त, य में एक की मात्रा, क और मैं, क्या बनेगा? प्रत्येकम। समझ रहे? क्या बनेगा आपका? प्रत्येकम। समझ रहे? दूसरा देखिए, एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे उदाहरण आपका, जो उदाहरण हाँ सिद्धांत कौमुदी में मिलता है, मधु धन अरि। अरि यानी शत्रु, मधु यानी आपका क्या है? शहद। ठीक है, तो देखियो यहां पे क्या है? उ, इधर क्या है? ए। संधि के साथ पूरी हो रही क्या? इधर उ है और उधर क्या है? ए है। तो यहां पे उ के स्थान पे क्या हो जाए? वह हो जाए। तो आधा ध हो गया। अब उ के स्थान पे उसने क्या किया? वह किया। उ के स्थान पे क्या करेगा? वह। और आगे क्या है आपका? अरि। अरि में हो गया ये आपका अरि। मिलाओ, देखिए क्या बनेगा? मैं ध व री, मध्वरी।
समझ रहे हैं? वैसे देखो, जैसे पितृ धन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। देखो इधर क्या है री, आगे क्या है आ। देखो संधि के साथ पूरी हो रही क्या, इधर री और उधर आ, दोनों है समान है, तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। अब देखो तय, देखो अलग अलग करके हैं, पी, फिर हो गया आपका दतय, री के स्थान पे हो गया रे, आगे हो गया आपका आज्ञा। जब भी तय और र साथ होते हैं तो तय और र मिलकर के एक संयुक्त स्वर बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, त्रय। क्या कहते हैं, त्रय। तो यहां पे तय और र मिलकर के उन्होंने संयुक्त स्वर बनाया, संयुक्त वर्ण बनाया, व्यंजन वर्ण बनाया, क्या बनेगा, पित्रय। ठीक है। अब त्रय में किसकी मात्रा हो जाएगी आपकी, आ की, तो ये आ की हमने क्या लगाई, मात्रा लगाई। ठीक है, पित्राज्ञा। इस तरीके से समझ गए, ये हमारी यण संधि के नियम हुआ। कैसा, क्या बना, इको यण ची, इक के स्थान पर क्या हो, यण हो, कब, जब बाद में कोई भी असमान स्वर हो। समझ रहे हैं, यह के ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रे और ली के स्थान पर ले। अब देखो किसी भी संधि को हमें करना है, उसका अभ्यास हमें बहुत जरूरी होता है। तो आओ सबसे पहले हम इसका अभ्यास ही करते हैं। जैसे देखो पहला है पिबामी धम अहम, यहां इधर क्या है ई और इधर क्या है आपका ए, यही है ना। तो इस ई और ए को हमें क्या करना है, जोड़ना है, यही होगा ना संधि। अच्छा सबसे पहले एक छोटी सी बात, इससे पहले संधि पद और संधि विच्छेद, समझ रहे हैं, संधि पद संधि को जोड़ना, संधि पद जिसमें संधि हुई हो, संधि हुई हो, और विच्छेद दोनों पदों को अलग अलग करना, विच्छेद तोड़ना। समझ रहे, जैसे संबंध विच्छेद अलग अलग हो गए, समझ रहे, तो दोनों पदों को अलग अलग करना, अलग अलग करना। तो अब समझ रहे हैं, संधि, ये संधि विच्छेद है, विभामी धन अहम क्या है, संधि विच्छेद है। प्रत्युपकारम ये संधि पद है, ये क्या है, संधि पद, और आपका ये क्या है, संधि विच्छेद। तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, शुरू से पढ़ते आ रहे। आओ देखते हैं। अब यहाँ पे ई है, आगे ए है, ए समान स्वर है, ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा क्या, देखो पी बा। अब मैं, ये मैं तो निकल गया बाहर, मैं के बाद में क्या है, ई था, ई के स्थान पर अब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ना। और इधर क्या है आपका है मैं, ये मिलाओ, देखे क्या बनता है, मिलाएंगे तो बनेगा पी बा म य ह म, पिबाम्य हम, क्या बनेगा, पिबाम्य हम। समझ रहे। दूसरा देखते, देखो संधि विच्छेद और संधि पद, इन दोनों में हम पहचानेंगे कैसे कि यहां यण संधि है। कैसे पहचानोगे आप, देखो यण संधि पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। आप बस ये देखो, जो आपने संधि की है वो य, व, र और ल, इन चारों वर्णों से पहले वाला जो वर्ण होगा वो आपको आधा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, आधा। यदि आधा दिखाई दे तो समझ लेना उसमें कौन संधि है, यण संधि है। जैसे यहां पे ये त है, त के तुरंत बाद में क्या है, ये देखो, ये से पहले वाला आधा वर्ण, आधा इससे पहले वाला वर्ण क्या है, आधा है, व्यंजन वर्ण है। समझ रहे, देखो यहां पे जैसे इत्यादि, ये है, ये से पहले क्या है, तय आधा है। समझ रहे, तो ऐसे यदि आपको आधा दिखाई दे तो समझ लेना उसमें कौन सी संधि है, आपकी यण संधि है। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा, प्रति,
क्यों? क्योंकि यह किसके स्थान पे होता है? ई के स्थान पर। प्रतिधन उपकारम, प्रतिधन उपकारम। इत्यस्य इति धन अस्य, इति धन अस्य। जननी धन अपि, इधर बड़ी की मात्रा इधर ए है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ई का मतलब ये नहीं है कि केवल छोटी ही हो, छोटी हो रही बड़ी हो रही, दोनों ही के साथ, दोनों ही के स्थान पर यह होगा, दोनों ऊ के स्थान पर वह होगा, और दोनों ही री के स्थान पर रह होगा। समझ रहे? तो यहां पर जो ई है, ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? यह क्या बनेगा? देखो, ज न आदा न, ई के स्थान पे हो गया आपका य के बाद में अपी का अपी। समझ रहे हैं? मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जनन्यपी, जनन्यपी। समझ रहे हैं? हाँ, अब देखिए आगे, नारी में ई की मात्रा और आगे है ऊ, दोनों असमान है। ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? न रे आधा, ई के स्थान पे हो जाएगा य। समझ रहे हैं? और फिर है आपकी उत्पीड़म, उत्पीड़नम। मिलाओ, देखिए क्या बनेगा? मिलाएंगे तो हमें बनेगा ना र। अब र हम जो है आधा होने के कारण से ये ऊपर चला जाएगा। क्या बनेगा? नार्युत्पीड़नम। क्या बनेगा? नार्युत्पीड़नम। समझ रहे हैं? देखिए क्या स्थिति बनी आपकी? नार्युत्पीड़नम इत्यादि, इति धन आदि। ठीक होगा? याद इसलिए आप कह रहे हैं, बाकी यह से पहले त है, यह के स्थान पे ई हो जाएगा, इति धन आदि। गौरी धन अवतार है, क्या बनेगा? अब देखो इधर ई है ना, देखो सबसे पहले तो आपको संधि करने से पहले वर्ण विन्यास आना चाहिए। शब्द बनते कैसे हैं? जैसे गोरी है, गोरी में पहले ग है, ग में औ की मात्रा, फिर र है, र में ई की मात्रा है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत छोटी सी बात है, सामान्य बात है, इसे आप जो है सबसे पहले धारण करें। कुछ लोगों को तो ये पता नहीं है कि ई की मात्रा छोटी होती है, वो कहाँ जाएगी, ये इस बात को आप ध्यान रखें। स्वर अंतिम जो है वो चाहे कहीं पे ही लगे, आपको अंतिम में स्वर की मात्रा है वो अंत में ही रहती है। ठीक है? तो जैसे गौरी है, ये ई की मात्रा है, अब आपको इसके स्थान पे करना है, तो गौ र और ई के स्थान पे होगा आपका ये, फिर है अवतार। मिलाएंगे तो क्या बनेगा? गौ र या में आ की मात्रा मिल गई, गौरी अवतार। भानुधन अस्तः, देखो इधर ऊ की मात्रा है, इधर क्या है? ए, दोनों ए समान है ना, तो ऊ के स्थान पर हो जाएगा आपका वह, भानुवस्तः, भानुवस्तः। आगे देखिए, अध्यादेशम, अधि, यहां पे क्या आपका ध आधा है ना, आगे यह पड़ा है, इसका मतलब किसकी मात्रा आएगी? ई की। अधिधन आदेशम, अधिधन आदेशम। अत्यधिकम, यह है, यह के पहले क्या आता है? यह यानी किसकी मात्रा हो जाएगी? ई की। अतिधन अधिकम, अतिधन क्या होगा? अधिकम। प्रत्यर्पणम, प्रतिधन अर्पणम, प्रतिधन अर्पणम, क्या बनेगा? प्रत्यर्पणम। गुरुधन आज्ञा, देखो इधर ऊ की मात्रा है, आगे आ है, ऊ की मात्रा और आगे क्या है? आ। मिलाओ, देखिए क्या बनता है? ऊ के स्थान पे क्या होगा? वह होगा। ऊ के स्थान पे क्या होता है? वह। गु, अब रे आधा हो गया, ऊ के स्थान पे होगा वह, आगे क्या है? आज्ञा, यही है ना? मिलाओ, क्या बनेगा? गु। अब र आधा होने के कारण से ऊपर चला जाता है, जल तुम बिन्याय, गुरुवाज्ञा। अब देखो, अनुधन आयः, ऊ की मात्रा बाद में ए समान है, ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? वह, ए आधा न, और ऊ के स्थान पे होगा वह, और फिर क्या है? आयः। मिलाएंगे, क्या बनेगा आपका? अन्वय।
अन्वयः। अन्वेषणम, अनुधान, एषणम। देखो यहां पे ये एक मात्रा है, कितनी मात्रा है? एक। अन्वेषणम एक मात्रा है ना, तो इसको ऐसे लिखो। परीक्षा में क्या है, वो 4 ऑप्शन देता है, तो वहां आपको समस्या हो जाती है, कई जल्दबाजी में इसको ऐसा ईषणम कर दो। ये ऐसा है तो इसकी 2 मात्रा होती, एक ही मात्रा है, इसका मतलब एषणम है। ठीक है, एषणम, अनुधन एषणम। वध्वागमनम, ध के बाद में वह है, इसका मतलब किसकी मात्रा? उ की मात्रा। वधु धन आगमनम, वधु धन आगमनम। पितृधन आ गया। देखो यहाँ पे री के बाद में क्या है? आ, असमान स्वर है। क्या है? असमान स्वर। री के बाद में आ रहा है, तो री के स्थान पे क्या होता है? रे। देखो क्या बनता है? पी, अब तय आधा रह गया, आगे ई के री के स्थान पे होगा रे, फिर होगी आज्ञा। मिलाएंगे तो मैंने जैसे आपको बताया था, तय और रे मिलके क्या बन जाता है? त्रय। तो क्या बनेगा? पित्राज्ञा। क्या बनता है? पित्राज्ञा। समझ रहे हैं? अब देखिए, भातृधन अवज्ञा, भाई की अवज्ञा। तो यहां पे री के बाद में है ए, मिलाओ, देखिए क्या बनता है? भा, आधा तय रह गया, री के सामने होगा रे, आगे है अवज्ञा। मिलाएंगे तो तय और रे मिलके क्या बन जाएगा आपका? त्रय। भात्र वज्ञा, भात्रवज्ञा। समझ रहे हैं? कोई समस्या इसमें? आगे देखो, पितृधन उपदेश है, ऊ है, उपदेश का ऊ, और त्रय है ना, मिलाओ तो क्या बनता है? संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? पितृधन उपदेश, पितृधन उपदेश। स्वस्त्रीधन आगमनम, इधर आपको री दिखाई दे रहा है, आगे क्या है? आ, आप करेंगे तो क्या बनेगा? स्वस्रा। देखो ऐसे, यूं, समझ रहे हैं? स्वस्रा, रा की आ की मात्रा, स्वस्रागमनम। अब देखो, धातृधन अंश री है, री के बाद में क्या है? वही तय और रे मिलकर क्या बन जाएगा? त्रय। क्या बनेगा? धात्रंश। देखो ये महत्वपूर्ण होते हैं सभी के सभी, इसलिए मैंने सभी लिखे हैं। हाँ, मुझे लगता है काफी लिखे हैं, लेकिन इसीलिए लिखे हैं ताकि आपका अच्छा अभ्यास हो जाए। इधर देखो ली है, ली के बाद में क्या है? आ, ली के स्थान पर क्या हो जाता? ले। ठीक है, और आकार मिलाओगे क्या बनेगा? लाकार। क्या बनेगा आपका? लाकार। गमली धनाकृति, देखो ली के बाद में आ समान स्वर है, ली। आजकल तो ली चलता ही नहीं है, इसलिए इसका उदाहरण जो है परीक्षा में कम ही पूछा जाता है, गमलाकृति। परंतु फिर भी हम जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें। लादेश, इसका मतलब इसमें क्या है? ली है, और ली के बाद में क्या है आपका? आदेश। क्या बनेगा? ली और आदेश मिलके क्या बनता है? लादेश है। तो ये हुई हमारी यण संधि। यण संधि से संबंधित आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि ई के स्थान पर यह होगा, उ के स्थान पर वह होगा, री के स्थान पर रह होगा, और ली के स्थान पर ल होगा। कब? जब बाद में कोई असमान स्वर होगा। समझ रहे? दूसरा, कैसे पहचानेंगे? जब संधि पद हमें दिया हुआ और उसका संधि विच्छेद करना हो, तो आप देख लेना कि आपको जब भी य व र से पहले वाला जो वर्ण है वो आपको आधा दिखाई दे, तो समझ लेना उसमें कौन संधि होगी? यण संधि ही होगी। बस संधि सार्थक होनी चाहिए, उस शब्द का अर्थ जरूर निकलना चाहिए। कहीं ऐसे कर दो, जैसे देखो एक शब्द है स्वार्थम, स्वार्थम। ठीक है, शब्द क्या आपका? स्वार्थम। ये स्वार्थम आपको 4 उसने ऑप्शन दे दिया कि स्वार्थम इसी पद का जो है आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। बताओ मुझे, ये सुधन अर्थम से मिलके बना है क्या? क्या इसका संधि विच्छेद सुधन अर्थम है? सुधन अर्थम स्वार्थम बनाएगा? नहीं, ये स्वार्थम नहीं बनाएगा।
ये तो क्या बनाता है, सुधन अर्थम। देखो करके देखो, कभी भी जल्दबाजी में गलत मत कर देना। उससे मिलता जुलता शब्द जो आप बार बार प्रयोग में लेते हैं तो फिर वही आपको दिखाई देता है, सबसे पहले उसी पे टिक होता है। इसलिए जो है आप उसको अलग अलग तोड़ के देख लेना। स्वार्थ जो है वो स्वधन अर्थ, इससे मिलके बनता है स्वधन अर्थम। और यहां पे दीर्घ संधि होती है। कौन संधि होती है, दीर्घ। इस सुधन अर्थ से तो श है, अब श के ऊ है, ऊ के स्थान पे क्या होगा, व, और वैम के बाद में क्या है, अर्थम का ए। इससे मिलकर के तो केवल क्या बनता है, स्वर्थम बनता है। क्या बनता है, स्वर्थम। तो यण संधि है स्वर्थम में, स्वार्थम में कौन संधि है, दीर्घ संधि। तो ये भी आप विशेष ध्यान देना, ऐसे मत कर देना कहीं गलत कर दो, सुधार्थम स्वार्थम कर दो, नहीं ऐसे नहीं। आप संधि का निश्चित पद अवश्य देखें, ठीक है। कहीं वो फिर कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि वैसे पहले आधा वर्ण देख लेना, नहीं ऐसे नहीं, सार्थक होना जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो आओ आगे बढ़ते हैं। यण संधि के बाद में अब हम करते हैं दीर्घ संधि। आओ देख लेते हैं एक बार दीर्घ संधि। देखो दीर्घ संधि, इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ है। सूत्र क्या है, अकह सवर्णे दीर्घ है। और वो क्या कहता है, ये कहता है अक के स्थान पर, ठीक है, उसका दीर्घ हो जाए कब, जब बाद में उसी का ही क्या हो, सवर्णी पड़ा हो। देखो अक का, क्योंकि षष्ठी विभक्ति इसमें अक है, इसमें हो गया आपकी क्या, सप्तमी, और यहां पे क्या होगा, दीर्घ। तो अक का दीर्घ, अक का मतलब क्या होता है, अक एक प्रत्याहार है। मैं बताऊंगा आपको, अच्छे से समझाता हूं, पहले एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। अक का दीर्घ होता है सवर्णी परे रहते। सर ये तो बात थोड़ी सी ऊपर से गई, आओ अच्छे से समझते हैं ना। देखो अक में ए, ई, उ, री और ली, ये 5 वर्ण आते हैं, ये आते हैं ना, ए, ई, उ, री और ली, ये 5 आते हैं। अब वो कह रहा है कि इसके बाद में क्या हो, सवर्णी। देखो ए का सवर्णी आ होता है, ई का सवर्णी बड़ी ई होती है, उ का बड़ा उ भी होता है, और री का क्या होता है, बड़ी री। क्या ली होती है, ली बड़ी नहीं होती। तो इसका उदाहरण भी हमें कभी मिलता है इसी कारण से। ये कह रहा है कि इसका क्या हो, सवर्णी बाद में हो। सवर्णी कौन कौन से हो गए, ए और आई होंगे। ए का सवर्णी ए और आ होता है। ई के बाद में भी क्या हो, ई या फिर क्या हो, बड़ी। उ के बाद में भी क्या हो, उ या फिर क्या हो, बड़ा उ। री के बाद में भी क्या हो, छोटी री हो या फिर क्या हो, बड़ी री हो। तो कह रहा है तो क्या होगा, दीर्घ होगा। तो क्या होगा, इनका दीर्घ होगा। अब दीर्घ कोई अलग से तो आएगा नहीं, दीर्घ कोई अलग से तो आता नहीं है। स्वर का ही ह्रस्व होता है, स्वर का ही दीर्घ होता है। स्वर का ही ह्रस्व होता है और स्वर ही क्या होता है, दीर्घ होता है। जैसे ए है, अब ए का ही सवर्णी दीर्घ में आएगा, तो ए का सवर्णी दीर्घ कौन सा होता है, आ। समझ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इन दोनों के स्थान पर, यह विशेष बात जरूर है, दोनों के स्थान पर एक आदेश, ये महत्वपूर्ण बात है। दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा, ये आपकी इसकी महत्वपूर्ण बात है। अर्थात इन दोनों के स्थान पर एक ही आ आएगा, ठीक है। इधर चाहे ई हो या फिर बड़ी ई हो, दोनों के स्थान पर एक ही होगी, और वो भी किसी होगी बड़ी। चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, दोनों के स्थान पर एक ही होगा, ठीक है। चाहे छोटी री हो एक तरफ, या एक तरफ बड़ी री हो, या फिर दोनों तरफ छोटी हो, आदेश कौन सा होगा, बड़ा होगा। समझ रहे हैं। जैसे देखो, विद्या धन अर्थी बहुत ही प्यारा है और हम सबकी परिभाषा है। हम सभी विद्यार्थी हैं, हर एक पढ़ने वाला क्या होता है, विद्यार्थी होता है।
वही होता है ना। हाँ, तो देखो इधर क्या है, आ है, और इधर क्या है, आपका अर्थी में भी ए है। एक तरफ है आ और एक तरफ क्या है, ए है। ये रहा आ और ये रहा ए। वो कह रहा है इन दोनों के स्थान पर आपको क्या करना है, आ करना है। यण संधि में तो हमने क्या किया, जो पहले वाला वर्ण था उसके स्थान पर हमने आदेश किया। जैसे पहले ई था तो ई के स्थान पे हमने यह किया, दूसरे को छेड़ा ही नहीं। इसमें हमें दोनों को ही छेड़ना है, इन दोनों के स्थान पर ही एक करना है, और वो भी कौन सा, जो इनमें सबसे बड़ा हो यानी दीर्घ हो। तो इन दोनों के स्थान पे हम क्या करेंगे, आ करेंगे। क्या करेंगे, आ। तो देखो क्या स्थिति निकलती है, वी अव्यय है आपका, है इन दोनों के स्थान पे, क्योंकि ये आधा हो गया आ निकलते ही, तो इन दोनों के स्थान पर क्या निकल के आया, आ, और आगे क्या है, थी। मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विद्यार्थी। क्या बनेगा, विद्यार्थी। जैसे देखो विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। अब यहां देखो आप, दोनों तरफ ही क्या है, आ है। इधर भी विद्या का आ है, इधर दोनों तरफ आ है, इधर भी आ, विद्यार्थी में आ, और इधर आलय में भी क्या है, आ है। और वो कह रहा है कि इन दोनों के स्थान पर ही हमें कोई एक आ करना है। तो यहां दोनों मिलकर के विद्या आ, ये वाला आ भी चला गया, आगे क्या है, लय, मिलाएंगे क्या बनेगा, विद्यालय। समझ रहे हैं, कोई समस्या इसमें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, चलो आगे। जैसे देखो इसके उदाहरण, दैत्य धन अरि, इधर क्या है आपका ए। हाँ, पहले नियम एक बार फिर से देख लीजिए, ये इसके नियम है। क्या है नियम, ए आ के बाद में यदि ए और आ हो तो दोनों के स्थान पे क्या होगा, आ। इधर ए या फिर बड़ी हो, बाद में भी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो दोनों के स्थान पे क्या होगा, ई। जैसे देखो गिरी धन ईशः, गिरिधन ईश है, इधर ई है और बाद में भी क्या है आपकी, बड़ी ई है। छोटी, एक तरफ छोटी ई है और एक तरफ है आपकी बड़ी। दोनों के स्थान पर क्या होगी, बड़ी ई होगी। दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगी, बड़ी। ठीक है, और मिलाते हैं तो क्या बनता, देखो गी, आधा रह गया, आपके दोनों के स्थान पे होगी ई, आगे क्या है, श, मिलेगा क्या बनेगा, गिरीश। क्या बनेगा आपका, गिरीश है। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से ये इसके नियम है। ऊ या हो और बाद में छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, दोनों के स्थान पे क्या होगा, ऊ होगा। ठीक है, नियम समझ में आ गया। चलो आओ उदाहरण करते हैं, उदाहरण करेंगे तब अच्छे से और समझ में आएगा। इधर है ए आपका, बाद में भी क्या है, ए और ए मिलकर के क्या होगा, आ। क्या बनेगा, दैत्य। ठीक है, आ और री मिलाएंगे क्या बनेगा, दैत्यारी। क्या बनेगा भाई, दैत्यारी। समझ रहे हैं। फिर देखिए रत्नाकर, इधर क्या है, आ है, आ किससे मिलके बनता है, ए और ए से मिलके बनता है और आ से भी। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है, शब्द सार्थक होना चाहिए। रत्न शब्द है, दूसरा क्या है आपका, आकर है, आकर यानी खजाना, रत्नों का खजाना अर्थात समुद्र, रत्नाकर है। समझ रहे हैं। महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण शब्द भी है और परीक्षा में पूछा भी जाता है बारंबार। इधर आपको आ दिखाई दे रहा है और शब्द तोड़ के लिख देते हैं, क्या बनता है, महत्व, और दूसरा शब्द क्या है, आकांक्षा। जल धन आशय, ए के बाद में क्या आ रहा है, आ, ए और आ मिलकर के क्या बनेगा, आ, क्या बनेगा, जलाशय। ठीक है, तथा धन अपि, तथापि, तथा धन अपि क्या बनेगा, तथापि। तीसरा आपका वारी धन ईशः, क्या बनेगा, वारीशः।
चौथा है सती धन ईशः, सती में भी ई की मात्रा बड़ी। देखो ऐसे आपके जो शब्द है उनमें आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, किस में मात्रा। देखो वर्तनी से संबंधी अशुद्धि जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में वो आपको जो पेपर बनाने वाला है वो इतना संज्ञान अवश्य रखता है कि कहाँ हम गलती करते हैं, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना। जैसे इंद्र है, इंद्र में ई की मात्रा छोटी होती है, इव है, इव में ई की मात्रा छोटी, ईस में ई की मात्रा बड़ी, ईश्वर, ईश्वर में ई की मात्रा बड़ी। समझ रहे मेरी बात? तो इन बातों का विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही हमारी गलत कराते हैं, तो ऐसे ध्यान रखो। हाँ आगे देखो, गिरिंद्र सती धन है ईशः, ईशा में ई की मात्रा आपकी क्या हो गई? बड़ी। गिरिंद्र, गिरी क्या है? ई की मात्रा छोटी है भाई, और इंद्र में ई की मात्रा भी क्या है? छोटी। क्या बनेगा? गिरिंद्र। श्रीशः, श्री में ई की मात्रा बड़ी, और ईशः, ईशः में ई की मात्रा बड़ी, मिलाएंगे क्या बनेगा? श्रीशः। परीक्षा, परी एक उपसर्ग है, ठीक है, इस परी में ई की मात्रा छोटी आती है, और इक्षा में ई की मात्रा आपकी क्या आती है? बड़ी आती है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दें। जैसे प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में भी ई की मात्रा छोटी है ना, प्रति में, मिलाएंगे तो क्या बनेगा? प्रतीक्षा। भानुधन उदय, ऊ है, बाद में भी क्या है? ऊ, दोनों ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे, क्या बनेगा? भानुदय। वधुधन उत्सव है, इधर छोटा ऊ है, बाद में इधर बड़ा ऊ है, बाद में छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? बड़ा ऊ बनेंगे, क्या बनेगा? वधुत्सव, वधुत्सव। शुक्ति, सुक्ति में शु की मात्रा, ऊ की मात्रा छोटी आती है, और उक्ति में भी ऊ की मात्रा क्या आती है? छोटी आती है। परीक्षा में पूछ सकता है, विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। लघुर्मी, लघु जो शब्द है उसमें ऊ की मात्रा छोटी होती है, और उर्मी, उर्मी में भी ऊ की मात्रा आपकी क्या है? छोटी है। क्या बनेगा? लघुधन उर्मी। लघुत्तमय, लघु ऊ है, वो बाद में भी क्या है? ऊ, दोनों के सामने क्या हो जाएगा? बड़ा, क्या बनेगा आपका? लघुत्तम। हाँ, महत्तम, लघुत्तम, समझ रहे हैं? पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम, बताओ मुझे क्या बनेगा पितृधन ऋणम का? री के बाद में री आ रहा है, दोनों री मिलकर के क्या हो जाएगी? आपकी दीर्घ हो जाएगी, क्या बनेगा? पितृणम। समझ रहे हैं? मातृधन रिद्धि, इधर री की मात्रा छोटी, इधर भी छोटी, दोनों मिलकर के बड़ी हो जाएगी, क्या बनेगा? मातृधि। होत्री, आगे है शी, बताओ क्या है ये है होत्री। होत्री में री की मात्रा छोटी, ऋषि में भी री की मात्रा आपकी छोटी, क्या बनेगा? होत्रिषि। अब देखो लृ धन लृकार है, वैसे लृ का पूछा नहीं जाता है, परंतु फिर भी हमें ध्यान रखना होता है, जब भी दो होंगे बड़ा इसका होता नहीं है, छोटा ही रहता है, क्या बनता है? लृकार है। सर ये क्या कर दिया आपने, तो जैसा वैसा वैसा लिख दिया। भाई ये लृ और ये लृ, इन दोनों के स्थान पर इनका दीर्घ होता ही नहीं है। लृ एकमात्र ऐसा ह्रस्व स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता, जिसका क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता, इसलिए लृ के साथ में यदि हम लृ जोड़ेंगे तो वो लृ ही रहेगा, उसका कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता। समझ रहे? तो ये कैसा कैसा लिखे रहेगा? लृकार है। समझ रहे हैं? तो ये हुई हमारी जो अपनी दीर्घ संधि है वो दीर्घ संधि। समझ रहे हैं? एकदम सामान्य है, किसी प्रकार की इसमें कोई शंका किसी को भी नहीं होनी चाहिए। इसमें आप भी सही करते हैं परीक्षा में, समस्या बस कहां आती है? वर्तनी। शब्द को शुद्ध लिखना सीखो। अब आप शब्द को शुद्ध लिखना इतने आसानी से नहीं सीख सकते,
क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम जब छोटे थे तब हमें बार बार में लिखाते थे, गुरुजी लिखाते थे ना बार बार में, श्रुतलेख है, सुलेख, वो लिखाते थे कि नहीं लिखाते थे? वो इसीलिए लिखाते थे ताकि आप वर्तनी से संबंधित अशुद्धियां नहीं करो, शब्द को शुद्ध लिखना सीखो। और अब यदि हम सीखें बहुत वो होगा, इसीलिए आप तो केवल शब्द जो है वो शब्द कैसे लिखते हैं बस इतना ध्यान रखो, ठीक है? इसे बारंबार आप अभ्यास करो, निश्चित ही आप हर एक, आपका चाहे प्रकरण हो, किसी प्रकार की कोई विधा हो या किसी प्रकार का कोई विषय हो, उन सभी में आप निश्चित ही सफल होंगे और अपना जो उद्देश्य उस उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। अभ्यास हर एक वस्तु मांगती है, इसलिए अभ्यास अवश्य करो, ठीक है? आगे हम इसी संधि में आगे बढ़ते हुए आगे हम करेंगे गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यानी बाकी की जो हमारी स्वर संधियां है, संधि है, उसमें चर्चा हम बाकी के आगे करेंगे, ठीक है? इति शुभमस्तु, आपका कल्याण हो। अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं।